नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल मेकर ऑफ मॉडर्न टीचर पर। तो कैसे हैं आप सब? आशा है आप सब अच्छे होंगे। तो आज हम लोग प्रस्तुत कर रहे हैं EVS यानी कि झारखंड टेट, जे टेट, सी टेट, किसी भी राज्य के टेट में पेपर 1 में पूछे जाने वाले पर्यावरण अध्ययन शिक्षण यानी EVS के पेडागोजी से संबंधित प्रश्नों की अगली श्रृंखला को। तो देखिए, शुरू करते हैं। आज का जो प्रश्न है वह आपको खाद्य एवं पोषण से संबंधित होगा, जो कि आपको भोजन थीम है, EVS का दूसरा नंबर का थीम है, उससे संबंधित है। चलिए शुरू करते हैं। पहला नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है कि खाद्य पदार्थ से जीवों को ऊर्जा प्राप्त नहीं होती है? बिल्कुल गलत बात है। भोजन से प्राप्त ऊर्जा शारीरिक क्रिया के लिए उपयोगी होती है और उत्पाद खाद्य पदार्थों का एकमात्र सूत्र नहीं, एकमात्र सूत्र तो पादप नहीं है। मनुष्य अपनी ऊर्जा का उपयोग सांस लेने व चलने में नहीं करता, ये भी गलत है। यहाँ ऑप्शन नंबर 2 सही है कि भोजन से प्राप्त ऊर्जा शारीरिक क्रिया के लिए उपयोगी होती है। अगला सवाल जो है वह है कि निम्नलिखित में से कौन सही सुमेलित नहीं है? फल है काजू, सब्जी है बैंगन, अनाज है सोया और मसाला है सौंठ। ध्यान दीजिए और समझिए कि इनमें से कौन सा जवाब सही नहीं है। सोया अर्थात सोयाबीन, सोयाबीन अनाज की गिनती में नहीं आता है, वह आता है आपको सब्जी की श्रेणी में, और इसको एक तरह से दाल कह सकते हैं। तिलहन फसल, तिलहन फसल कह सकते हैं। तिलहन फसल की गिनती में है, ये अनाज में नहीं है। आगे देखते हैं। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। इसका नंबर दूसरा का हो गया 3। तीसरा नंबर है कि जंतुओं से प्राप्त होने वाले उत्पादों में मांस, मछली और अंडे प्रमुख हैं। दूध हमें गाय, भैंस, बकरी व शुतुरमुर्ग से प्राप्त होता है। शुतुरमुर्ग से दूध प्राप्त होता है जी? शुतुरमुर्ग से दूध कहाँ प्राप्त होता है? तो तीसरा का ऑप्शन नंबर 1 सही है, केवल ए। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। पौधे, जंतु, बीज, तने, पत्ती और पत्तियां, चाय, साग, कॉफ़ी, दाल, तेल और घी। कौन सा सही है? आप मिलान करिए। पौधे व जंतु की बात करें तो हो गया आपको कौन सा? पौधे से मिलता है कॉफ़ी, कैसे कहते हैं तेल, और जंतु से घी। ए का नंबर 4 आ गया। बीज की बात की जाए तो कॉफ़ी और दाल दोनों बीज होते हैं। तने व पत्ती से हमको कह सकते हैं कि साग मिल जाते हैं, और पत्तियां जो हो गई चाय में, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 इसका सही हो गया। 4 का ऑप्शन नंबर 2। 5 नंबर में बात करते हैं। पोषक तत्व शरीर के लिए कैसे उपयोगी होते हैं? ये आहार व ऊर्जा की पूर्ति करते हैं, शरीर के विकास में सहायक होते हैं। सूक्ष्म पोषक तत्व पूर्ति अच्छे स्वास्थ्य के लिए हानिदायक होता है? नहीं, हानिदायक नहीं होता है। कौन से कथन सत्य हैं? ए और बी तो हमको सही दिख रहे हैं, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही है इसका। चलिए आगे बढ़ते हैं। 6ठा नंबर क्वेश्चन में, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? मीट, अंडा, बादाम, ताजे फल। मीट हमको किससे मिलता है? मीट से हमें क्या मिलता है? मीट से हमें कौन सा पोषक तत्व प्राप्त होता है? अंडे से क्या प्राप्त होता है? बादाम से क्या प्राप्त होता है? और ताजे फलों से क्या प्राप्त होता है? क्वेश्चन नंबर 6। चलिए इसके ऑप्शंस को देख लेते हैं हम लोग। नहीं, क्वेश्चन है कि कौन सा सही सुमेलित नहीं है। मीट से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त होता है, अंडा से प्रोटीन सही है, बादाम से वसा सही है, ताजे फल से रेशे सही है। अंडा मीट से कार्बोहाइड्रेट प्राप्त नहीं होता है, यानी कि 6ठा का 1 हो जाएगा आंसर। 7 नंबर पर आते हैं। निम्नलिखित में से किस वर्ग में प्रोटीन की प्रचुरता पाई जाती है? तो ध्यान देते हैं, प्रोटीन की प्रचुरता, किस वर्ग में प्रोटीन सबसे अधिक मात्रा में पाया जाएगा? मांस में प्रोटीन पाया जाता है, सेव, दही, सोयाबीन, चना और मक्का। हम यहाँ देखते हैं, देखिए दही बना है दूध से तो इसमें भी प्रोटीन है, सेव है फल, इसमें भी प्रोटीन है, और मांस है। मानते हैं सोयाबीन और अंडा जो है ना वो प्रोटीन के हैं, लेकिन वो बगल में मटर और मछली अंडा के बगल में है, और सोयाबीन के बगल में चना और मक्का है। इस वजह से 7 का ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा सही आंसर। यदि एक अध्यापक आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर के उदाहरणों का सहारा लेता है तो वह क्या पढ़ाना चाहता है? आलू, चावल, ब्रेड व शक्कर सब मीठे पदार्थ हैं, और मीठे पदार्थों में क्या पाया जाता है? कार्बोहाइड्रेट।
और का सहारा लेता है, तो वह क्या पढ़ाना चाहता है? कार्बोहाइड्रेट। आलू में, चावल में, शक्कर में कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है इसका सही। आपके ख्याल से क्या उत्तर है, आप कमेंट करके ज़रूर बताएं। 9 नंबर में है कि निम्नलिखित को सुमेलित करिए। निम्नलिखित को सुमेलित करिए। परिवहन प्रोटीन, संकुचन प्रोटीन, संरचनात्मक प्रोटीन, रक्षात्मक प्रोटीन। संक्रमण के बचाव, उत्तक निर्माण, चलन हेतु, हीमोग्लोबिन का परिवहन। तो देखिए 9 नंबर के ऑप्शन आंसर भी देख लेते हैं हम लोग। हाँ, अब देखिए परिवहन, तो परिवहन तो ऑप्शन नंबर 4 में आ गया रहा, लेकिन ए का 4 कहीं ऑप्शन नहीं है। तो हम आगे देखना शुरू करते हैं। परिवहन प्रोटीन चलन हेतु, हाँ परिवहन का काम चलन होता है, तो ए का ऑप्शन नंबर 3। संकुचन प्रोटीन की बात करें, संरचनात्मक प्रोटीन, संरचना यानी कि निर्माण के लिए, सी का ऑप्शन नंबर 2। रक्षात्मक प्रोटीन बचाव के लिए, डी का ऑप्शन नंबर 1। तो यहाँ 9 नंबर में जो ऑप्शन बन रहा है कि सी का ऑप्शन नंबर 2, सी का ऑप्शन नंबर, हाँ 2, सी का ऑप्शन नंबर 2 और डी का ऑप्शन नंबर 1, ये ऑप्शन जो है आपको 4 नंबर मिल रहा है। 9 का आंसर 4 हो जाएगा। 10 नंबर देखिए, भारत में आयोडीन की सूक्ष्म मात्रा आवश्यक होती है। आयोडीन की सूक्ष्म मात्रा, इसके सेवन से व्यक्ति मानसिक रूप से क्षीण नहीं होता। आयोडीन का सेवन करने से गेंगा होने की संभावना नहीं रहती है। दोनों ही कथन सत्य हैं या दोनों ही कथन असत्य हैं? मानसिक रूप से क्षीण नहीं होता, ये भी सही ही है। 10 का ऑप्शन नंबर देखा जाता है, संभावना नहीं रहती है। ऑप्शन नंबर 3 आ जाएगा 10 में, क्योंकि इसमें दोनों कथन सही हैं। निम्नलिखित में कौन से कथन सही है? कौन से कथन सही है? फॉलिक अम्ल के द्वारा डीएनए का संश्लेषण होता है। सूर्य की रोशनी विटामिन डी का एक अच्छा स्रोत है। सोयाबीन प्रोटीन का सबसे अच्छा स्रोत है। यहाँ जो है तीनों कथन सही हैं। यहाँ तीनों कथन सही हैं। ध्यान से देखते हैं तो हम तीनों कथन सही, यानी कि 11 का ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का काम करती है? मानव शरीर में त्वचा तल के नीचे विद्यमान वसा जो है निम्नलिखित में से किसके विरुद्ध अवरोधक का कार्य करती है? शरीर के लवणों का क्षय, शरीर की ऊष्मा का क्षय, वातावरण से हानिकारक सूक्ष्म जीवों का प्रवेश, आवश्यक शरीर द्रव्यों का क्षय। देखिए यह जो वसा होती है ना, शरीर की गर्मी को बाहर निकलने से रोकती है, यानी कि शरीर के ऊष्मा का क्षय, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा इसका आंसर। 13 नंबर, यह हमारे शरीर के अंदर के विभिन्न पोषक तत्वों को अवशोषित करता है, शरीर के तापमान को नियंत्रित करता है तथा अपशिष्ट पदार्थों को निकालने में सहायक करता है। कौन? आहारी रेशे, ऑप्शन नंबर 1 रफेज जिनको कहा जाता है। 13 का ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा। 14 नंबर की बात करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? कि पोटेशियम लगभग सभी खाद्य पदार्थों में होता है, अंडों से सोडियम की प्राप्ति होती है, लोहा आरबीसी में हीमोग्लोबिन के बनने के लिए सहायक होता है। 14 नंबर जब देखेंगे तो ये बात तो सही है कि पोटेशियम लगभग सभी खाद्य पदार्थ में मौजूद है। अंडों से सोडियम भी का कुछ हद तक प्राप्त होती है, और लोहा जो है हीमोग्लोबिन के बनने के लिए सहायक होता है। ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, ए बी सी तीनों। राधा और राधिका एनीमिया रोग से ग्रसित हैं।
डॉक्टर उनको किस प्रकार के खाद्य पदार्थ खाने की सलाह देंगे जब राधा और राधिका दोनों शाकाहारी हैं? जब आप शाकाहारी हैं और आपको खून की कमी है यानी एनीमिया रोग है, तो आप जो है क्या-क्या खाएँगे जिससे आपको जो है खून की कमी खत्म होगी। अब ऑप्शन में देखिए शाकाहारी कौन-कौन में है। पहला नंबर केला, पालक, गुड़ व हरी सब्जी, ठीक है, ये शाकाहारी है। दूसरा में अंडे की पितक, ये नहीं रहेगा। चौथा में कलेजी है, ये नहीं रहेगा। तीसरा में मछली है। केवल एक है जिसमें कि शाकाहारी है, 15 का ऑप्शन नंबर 1 आएगा। निम्नलिखित को सुमेलित करिए। आलू भोजन पकाने का तरीका: भूनकर, सेंककर, उबालकर, भूनकर। पापड़, चावल, चना। सवाल में थोड़ा-सा ट्विस्ट है क्योंकि भूनकर 2 बार आ गया है। इस क्वेश्चन को बाद में देखेंगे। चलिए आगे देखते हैं संतुलित भोजन वाले क्वेश्चन को, कि संतुलित भोजन में कई प्रकार के पोषक तत्वों के साथ आहारी रेशे तथा जल की आवश्यकता क्यों होती है? संतुलित भोजन में कई प्रकार के पोषक तत्वों के साथ आहारी रेशे तथा जल की आहारी रेशे हमारे पोषक तत्व प्रदान करते हैं, यह भोजन की मात्रा बढ़ाते हैं, बिना पचे भोजन को बाहर निकालने में हमारे शरीर की मदद करते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3, ठीक है ना। ऑप्शन नंबर 3, 17 का ऑप्शन नंबर 3 हो गया। 18 में आते हैं, संतुलित आहार से संबंधित कौन सा सुमेलित नहीं है? 10 से 12 वर्ष को 3000 कैलोरी प्रतिदिन, 14 से 16 वर्ष 2600 कैलोरी प्रतिदिन, वयस्क को 2500 से 4000 कैलोरी प्रतिदिन और 66 से 75 वर्ष को 2300 कैलोरी प्रतिदिन। 18 का आंसर देखिए, कौन सा सुमेलित नहीं है? 10 से 12 वर्ष का 3000 कैलोरी प्रतिदिन, 10 से 12 वर्ष का 3000 कैलोरी प्रतिदिन। उसके बाद बात होती है कि 14 से 16 वर्ष को 2600 कैलोरी प्रतिदिन। ये तो सही है, 14 से 16 वर्ष वाला। वयस्क में आते हैं तो 2500 से 4000, ये भी सही है। 66 से 75 में जाते हैं तो 2300, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर 1 इसका गड़बड़ हो रहा है, यानी 10 से 12 वर्ष को 2000 कैलोरी प्रतिदिन होना चाहिए, 2600 से कम होना चाहिए उसको। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो गया इसका सही आंसर 18 नंबर में। 19 नंबर की बात करते हैं, संतुलित भोजन में वसा की उपयुक्त मात्रा का सेवन करना आवश्यक होता है क्योंकि यह संतुलित भोजन में वसा की उपयुक्त मात्रा का सेवन करना आवश्यक होता है क्योंकि यह ऊर्जा का उत्पादन करने में सहायक होता है, कोशिका झिल्ली की संरचना में मुख्य भूमिका निभाती है, ऊर्जा संचित करती है, उपरोक्त सभी। तो ध्यान से यदि देखेंगे तो यह ऊर्जा संचित करती है। कोशिका झिल्ली की संरचना में मुख्य भूमिका निभाती है, ज़्यादा झिल्ली मोटा हो जाएगा और ऊर्जा को उत्पादन करने में सहायक होती है। उपरोक्त सभी इसका आंसर आ जाएगा 19 का नंबर 4। अगर 20 की बात करें, निम्नलिखित में से कौन से कथन मिड डे मील के विषय में सही हैं? कौन से कथन मिड डे मील के विषय में सही हैं? यह वर्ष 2004 में पूरे भारत में लागू की गई। मिड डे मील 2004 में पूरे भारत में लागू की गई। इस योजना के अंतर्गत सभी सरकारी विद्यालय आ जाते हैं। इस योजना के अंतर्गत सभी सरकारी विद्यालय आ जाते हैं। और उसके बाद अगर बात करते हैं तो इसमें प्राइमरी से लेकर उच्च प्राइमरी तक के बच्चों को शुल्क के साथ भोजन कराया जाता है। शुल्क के साथ भोजन नहीं कराया जाता है, ये गलत हो गया। शुल्क के साथ भोजन नहीं कराया जाता है, ये गलत हो गया। तो 20 नंबर में हम ध्यान से देखेंगे तो ऑप्शन नंबर 1 और ए और बी केवल, यानी ऑप्शन नंबर 1 सही हो जाएगा इसका। 21 नंबर, इस क्रिया में भोजन छोटे छोटे कणों में टूटता है। यह क्रिया मुख से प्रारंभ होकर अमाशय और छोटी आंत तक
होती है। उपरोक्त कथन पाचन तंत्र की किस प्रक्रिया का वर्णन करता है? छोटे छोटे कणों में टूटेगा, तो छोटे छोटे कणों में टूटेगा तो सबसे पहला प्रक्रिया होगा, और मुख से शुरू होगा, यानी कि अंतर्ग्रहण, जिसको इजेशन भी बोलते हैं, इंजेशन। आगे है 22 नंबर, मानवीय शरीर में उत्सर्जन का कार्य कौन कौन सा अंग करता है? देखिए यहाँ ऑप्शन में कुछ कुछ गड़बड़ छप गया है, फिर भी ध्यान से हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। 22 नंबर में, 22 नंबर क्वेश्चन में अगर देखते हैं तो फेफड़ा, हाँ, ये छोड़ता है गैस ऑक्सीजन। बी नंबर त्वचा, पसीना और मलाशय के द्वारा हम मल छोड़ते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा 22 का, ऑप्शन नंबर 1, ए, बी और डी। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। वृक्क, वृक्क आपको यूरिया हो गया, मलाशय अपचित पदार्थ हो गया, त्वचा पसीने, फेफड़ा हो गया CO2, यानी कि डी में 2 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर खोजिए। देखिए ये ऑप्शन नंबर 2 आ गया, 23 का ऑप्शन नंबर 2। ठीक है, 24 में बात करते हैं। निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? सेब और आंवला को मुरब्बा बनाकर लंबे समय तक संरक्षित किया जा सकता है। आलू, प्याज और लहसुन को नमी में रखा जा सकता है। चने को भूनकर संरक्षित रखा जा सकता है। तो 24 में जब हम ध्यान देते हैं, सेब और आंवला को मुरब्बा बनाकर संरक्षित रख सकते हैं, ये बात सही है। आलू, प्याज और लहसुन को नमी में रखेंगे ना तो खराब हो जाएगा, सड़ जाएगा, यानी कि सही है ऑप्शन नंबर ए और सी, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो गया, 24 का 2। दूध का पाश्चरीकरण कैसे किया जाता है? दूध का पाश्चरीकरण कैसे किया जाता है? आप पाश्चरीकरण पढ़े होंगे, 1857 में लुई पाश्चर के द्वारा इस विधि का खोज किया गया था। लुई पाश्चर, और जब इसका खोज किया गया था तो इसमें आपको बताया गया था कि जो है ना, हम लोग दूध को गर्म करते हैं और गर्म करने के बाद उसको जो है ना तुरंत ठंडा करके रख देते हैं। यह विधि पाश्चरीकरण की विधि कहलाती है। और इस विधि के तहत हम ध्यान से देखते हैं कि 62.8 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक गर्म करते हैं, या 71.7 डिग्री सेल्सियस पर 30 मिनट तक के लिए उबाला जाता है। उसके बाद ठंडा करके उसको थैली में रखा जाता है। तो ये ऑप्शन जो है आपको 62 डिग्री वाला ऑप्शन नंबर 4 में आता है, यानी कि हम कह सकते हैं 25 का ऑप्शन नंबर 4 सही है। 26 नंबर की बात करते हैं तो भोजन पकाते समय कुछ बातों का विशेष ख्याल रखा जाता है। निम्नलिखित में से कौन सम्मिलित है? खाने को ज़्यादा देर तक पकाना चाहिए, खाना सदैव ढककर पकाना चाहिए, खाना पकाते समय पानी का कम प्रयोग करना चाहिए। कौन सा बात ज़्यादा सम्मिलित है? 26 नंबर ध्यान से देखिए कि आपको बोला जाए खाने को ज़्यादा देर तक पकाना चाहिए, कच्चा में उतार करके नहीं रखना चाहिए, कम देर तक पकाइएगा तो कचपका रह जाएगा, और खाना सदैव ढककर पकाना चाहिए, बिल्कुल सही बात है, ऊपर से कुछ गिर पड़ ना जाए, गंदा उंदा ना गिर चला जाए। खाना पकाते समय पानी का कम प्रयोग करना चाहिए, बहुत ज़्यादा पानी डालने से उसका जो पोषक तत्व है वह पानी में इधर उधर घुल जाता है और वो वाष्पीकरण होकर उड़ भी जाता है। तो इस प्रकार हम देखते हैं 26 का ऑप्शन नंबर 4 आता है, ए, बी और सी। निम्नलिखित में कौन सुमेलित नहीं है? महाराष्ट्र शाक पूरी, महाराष्ट्र में सब्जी पूरी। दूसरा नंबर राजस्थान मलाई घेवर, झारखंड में मेसोरटेगा मछली, त्रिपुरा में बेरमा। तो 27 नंबर की बात की जाए तो इसमें कौन सा क्वेश्चन गलत हो रहा है? झारखंड में मेसोरटेगा मेरे ख्याल से नहीं लगता है कि किसी ने खाया होगा, झारखंड में मेसोरटेगा का नहीं है। ठीक है, तो इस प्रकार हम देखते हैं कि ऑप्शन नंबर 3 इसका हो जा रहा है 27 नंबर का। 28 नंबर में तो एक परिवार के 2 सदस्य गौरव और गुड़िया क्रमशः वर्णांधता हो गया कलर ब्लाइंडनेस और हीमोग्लोबिन से प्रभावित हैं। इस प्रकार की बीमारियां किस प्रकार की होती हैं? जन्मजात, उपार्जित
केवल ए, केवल बी, ए और बी दोनों, और ना तो ए ना तो बी। तो 28 नंबर का जवाब जान लीजिए। दोनों प्रकार की बीमारियां हो सकती हैं। हीमोग्लोबिन तो उपार्जित हो सकती हैं, वर्णांधता बहुत ज़्यादातर जन्मजात होती हैं, तो ए और बी दोनों होती हैं। 28 नंबर का 3 आ गया। 29 नंबर की बात करें, निम्न इस प्रकार के रोग के प्रमुख कारक सूक्ष्म जीव होते हैं। सूक्ष्म जीव भिन्न समुदाय में फैल जाते हैं, जिससे यह रोग फैलता है। इसके कुछ उदाहरण हैं टिटेनस, पोलियो आदि। उपरोक्त कथन किस प्रकार के रोग के विषय में बताता है? जन्मजात, उपार्जित, संक्रामक और असंक्रामक। टिटेनस और पीलिया जो हैं ये असंक्रामक रोग कहे जा सकते हैं। लेकिन जीवों के माध्यम से फैलते हैं। जीवों के द्वारा इनका ग्रहण होता है, तो ये उपार्जित हुए। उपार्जित दूसरे जीवों के माध्यम से जो ग्रहण किए गए, ऐसे रोगों को उपार्जित रोग कहते हैं। यानी ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। टीबी की रोकथाम के लिए बीसीजी का टीका लगाया जा सकता है, सही है। और पोलियो दूषित जल एवं भोजन से फैलता है। और भारत से पोलियो और चेचक का उन्मूलन हो चुका है। 30 नंबर के लिए कौन सा कथन सही है? ध्यान से देखिए। टीबी की रोकथाम के लिए हम अगर बात करें तो बीसीजी टीका लगाया जाता है। ठीक है, ये बात तो सही है, बीसीजी टीका लगाया जाता है। पोलियो जो है वो आपको फैलता है दूषित जल एवं भोजन से। यह पोलियो विषाणु जनित रोग है और भारत में पोलियो और चेचक का ये हो चुका है, उन्मूलन हो चुका है। तो ये बातें जो है ना, ए और सी ठीक है, ए और सी ऐसे विषाणु जनित रोग है। दूषित पानी व भोजन, हाँ, ए और सी केवल इसमें आंसर होगा। 30 नंबर का ए और सी कहाँ पर जा रहा है? ऑप्शन नंबर 2। पल्स पोलियो कार्यक्रम का उद्देश्य है पोलियो से उत्पन्न होने वाले लगभग पोलियो का संपूर्ण उन्मूलन। उपरोक्त सभी ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। 31 का 32। किसी मरीज के दांतों में दर्द होने के कारण खून आता है, उसे डॉक्टर खट्टे फल खाने की सलाह देते हैं, क्योंकि खट्टे फल से दांतों के रोगाणु नष्ट हो जाते हैं। खट्टे फलों से हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। खट्टे फलों में विटामिन सी होता है, जिसकी कमी से स्कर्वी रोग होता है। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा इसका आंसर। 33 की बात करते हैं। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। टिटेनस, चेचक, मलेरिया। मलेरिया प्रोटोजोआ से होने वाला रोग है, तो सी का ऑप्शन नंबर 1 होता है। और उसके बाद टिटेनस जीवाणु जनित रोग है, उसका ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। चेचक विषाणु जनित रोग है, उसका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। विषाणु यानी वायरस, जीवाणु यानी बैक्टीरिया, प्रोटोजोआ। यानी ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपको आ जा रहा है 2, 33 का 2। विटामिन B1 की कमी से होने वाले रोग को बेरी-बेरी का प्रमुख लक्षण क्या है? अंधेरे में कम दिखाई देना, बच्चों की मानसिक विकलांगता, अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना, घाव भरने में अधिक समय लगना। 34 नंबर। तो विटामिन B1 जो है बेरी-बेरी, इसका मुख्य लक्षण होता है कि शरीर में कमजोरी आ जाती है, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं और मुड़ने लगती हैं, यानी कि अस्थियों का मुलायम होकर मुड़ जाना। 34 का ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। सोनू रतौंधी पाचक नाल में संक्रमण और नेत्र में संक्रमण जैसे रोगों से ग्रसित है। सोनू रतौंधी
पाचक नाल में संक्रमण और नेत्र में संक्रमण जैसे रोगों से ग्रसित है। इस प्रकार से कौन सी खाद्य सामग्री उनको रोगों से निजात में लाभकारी होगी, बताइए। मछली का यकृत, गाजर, हरी पत्ती वाली सब्जी, मांस इत्यादि। तो ध्यान से देखते हैं, जब रतौंधी है तो उसको विटामिन ए, पाचन नाल में संक्रमण होने के कारण हम कह सकते हैं विटामिन बी, और नेत्र में संक्रमण तो विटामिन सी। कुल मिला के कहें विटामिन ए, बी और सी की इसमें आवश्यकता होगी। 35 का ऑप्शन नंबर 4। 36 निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? दूध में कोई विटामिन नहीं होता है। ऐसा नहीं है कि दूध में कोई विटामिन नहीं होता है। विटामिन ए के अभाव के कारण त्वचा शुष्क तथा सल्क पड़ जाती है। सत्य नहीं है। कौन सा कथन सत्य नहीं? दूध में कोई विटामिन नहीं होता है। हाँ, ये सत्य है, ये सत्य है। विटामिन ए के अभाव के कारण वह त्वचा शुष्क तथा सल्क पड़ जाती है, ये भी सही है। जोड़ों में पीड़ा होना स्कर्वी के लक्षणों में से एक, ये गलत है। विटामिन बी के अभाव में हृदयाघात हो सकता है। 1, 2 और 3, 1, 2 और 4 सही है, 3 गलत है, 3 सही नहीं है। निम्नलिखित में से कौन स्वस्थ अस्थियों के लिए आवश्यक है? पोटेशियम और विटामिन के, कैल्शियम और विटामिन ई, कैल्शियम और विटामिन सी, कैल्शियम और विटामिन डी, ऑप्शन नंबर 4। 38 नंबर लोहा आवश्यक है। हीमोग्लोबिन व आरबीसी के निर्माण के लिए, सामान्य स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए, शरीर के ऊतकों व ऑक्सीजन पहुंचाने के लिए, उपरोक्त सभी, ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? ए का नाम, बी का नाम, B12 का नाम, डी का नाम और ई का नाम। ई टेकोफेरॉल, डी कैल्सीफेरॉल, 39 में ऑप्शन जाएगा आपको B12। B12 का नाम कुछ और होता है, थायामिन B12 का नहीं होगा। ऑप्शन नंबर 2 गलत है, यहाँ पर सही नहीं है। 40 नंबर, दिए गए खाद्य पदार्थों के किस समुच्चय में लौह तत्व प्रचुर मात्रा में होते हैं? लौह तत्व, आंवला, पालक और गुड़। 40 का ऑप्शन नंबर 1। निम्नलिखित को सुमेलित कीजिए। कटे और घाव पर क्या लगाएंगे हम? हल्दी का चूर्ण कि मेथी के बीजों की चाय, हींग का चूर्ण या ताजे धनियों के बीजों से? कटे हुए घाव पर हम हल्दी के चूर्ण लगाएंगे। सामान्य ज्वर होने पर हम मेथी के बीजों की चाय लेंगे। आँखों की सूजन के लिए हम ताजे धनियों के बीज का प्रयोग कर सकते हैं। और दांत के दर्द में हींग का चूर्ण, यानी कि ऑप्शन नंबर कहाँ मिल रहा है? 41 का 4। हमारे पर्यावरण को बचाने के लिए कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनर्निर्माण, पुनः उपयोग, पुनः संरचना, पुनः निर्माण, कम उपयोग, पुनः चक्रण, अच्छा, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकल, यानी कि कम उपयोग, पुनः चक्रण, पुनः संरचना। कुल मिला के कह सकते हैं 42 का ऑप्शन नंबर सी आ रहा है। सरकारी विद्यालयों में मिड डे मील योजना की शुरुआत कब की गई थी? वर्ष 2004 में की गई थी। 43 का ऑप्शन नंबर 3 हो गया। आरबीसी तथा विटामिन B12 के संश्लेषण में कौन महत्वपूर्ण है? मैग्नीशियम, जस्ता, तांबा, कोबाल्ट। तो ध्यान से देखते हैं, 44 का ऑप्शन नंबर 4 जाएगा, कोबाल्ट। एक वयस्क आदमी को प्रतिदिन कितने कैलोरी की आवश्यकता पड़ती है?
वयस्क आदमी को प्रतिदिन अगर ध्यान से देखें तो 2400 से नहीं, 2500 से 3000 4000, हाँ ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, 2500 से 4000। 46 नंबर देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन एक कथन असत्य है? दाँत खाज एवं अस्थमा कवक जनित रोग हैं, भारत से पोलियो और चेचक का उन्मूलन हो गया है, यह सत्य कथन है। पायरिया और पेचिस जीवाणु जनित रोग हैं, दूषित जल और भोजन करने से हैजा फैलता है, ये भी सही है। असत्य कथन खोजना है। दाँत खाज अस्थमा कवक जनित रोग हैं, ये भी सही है। पायरिया और पेचिस जीवाणु नहीं, जीवाणु जनित रोग नहीं है, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 47 में निम्नलिखित में से किस किस राज्यों में टैपियोका और नारियल का सेवन किया जाता है? ध्यान दीजिए, नारियल का सेवन कहाँ जाएगा? केरल जा रहा है, गोवा जा रहा है, पश्चिम बंगाल, झारखंड तो है नहीं। अब केरल, गोवा, पश्चिम बंगाल में से कहाँ पर आपको टैपियोका का भी सेवन होता है? टैपियोका का सेवन हमने पढ़ा था केरल में होता है। विगत वर्षों में पूछे गए प्रश्न। मीरा और दिव्या छोटी लड़कियां हैं। मीरा समोसे, कटलेट और डबल रोटी खाना पसंद करती है, जबकि दिव्या ऐसा भोजन पसंद करती हैं जिसमें लौह तत्व की कमी है। मीरा और दिव्या को क्रमशः बीमारियों में से क्रमशः कौन सी बीमारी होगी? बीमारी दोनों को हो जाएगी जिसमें लौह तत्व की कमी होती है। तो लौह तत्व की कमी होने से तो एनीमिया का रोग हो गया, और ज़्यादा कटलेट समोसा खाने से मोटापा हो गया, यानी कि 48 का ऑप्शन नंबर 4 आ जाएगा। यह देखा गया है कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेजी से होता है, क्योंकि पाचक रस अमाशय के बाहर रखते हैं और निष्क्रिय हो जाते हैं। अमाशय के अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है और एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है। पाचक रस अमाशय के अंदर अम्लीय होते हैं, जबकि बाहर वे क्षारीय होते हैं। अमाशय के अंदर भोजन की उपस्थिति में पाचक रस का उत्पादन बहुत ज़्यादा होता है। तो बताइए कि पाचन क्रिया बाहर की अपेक्षा अमाशय के अंदर अधिक तेज गति से क्यों होता है? 49 में देखिए, समझिए। अंदर भोजन का मंथन होता रहता है, जिससे उसकी सतह का क्षेत्रफल बढ़ जाता है। सतह का क्षेत्रफल बढ़ता है तो एंजाइम की क्रिया तेज हो जाती है, यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। 50 नंबर, रानी अपने घर का कूड़ा नीचे दर्शाए गए तरीके से 2 ढेरियों में रखती है। केले का छिलका, सब्जियों के छिलके, सूखे पत्तियां, अखबार। जैम की बोतल, सॉस की बोतल, उपयोग में लाई गई टूथपेस्ट ट्यूब, प्लास्टिक के खिलौने। रीना ने 2 ढेरियों में कूड़ों का निम्न आधार पर अलग किया है। घरेलू कचरा, औद्योगिक कचरा, दुर्गंध है, दुर्गंध रहित, अपघटित होने वाले, अपघटित नहीं होने वाले। पुनः चक्रण किया जा सकता है, पुनः चक्रण नहीं किया जा सकता है। तो ध्यान से देखने पर हमको समझ में आता है कि अपघटित होने वाले और अपघटित नहीं होने वाले, यानी कि ऑप्शन नंबर 3। विटामिन ऐसे पदार्थ हैं जो हीनताजन्य रोगों से बचाव के लिए थोड़ी मात्रा में आवश्यक हैं। हमारी उपापचय दर बढ़ाकर भार में कमी लाते हैं। स्वस्थ रहने के लिए दवाई के रूप में दिए जाते हैं। पेशियों का विकास करके हमें ताकतवर बनाते हैं। देखिए, विटामिन जो है प्रोटेक्टिव फूड, यानी कि रोगों से लड़ने की ताकत प्रदान करने वाले होते हैं, इसीलिए ऑप्शन नंबर 1 हो गया। 52, पके हुए चावल रेफ्रिजरेटर में अपेक्षाकृत लंबे समय तक परिरक्षित किए जा सकते हैं, क्योंकि कम तापमान पर भोजन का नमी तत्व घट जाता है। रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट करते हैं। कम तापमान पर रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। रोगाणु कम तापमान पर नष्ट हो जाते हैं, नमी तत्व घट जाता है। 52 का, और रेफ्रिजरेटर में कुछ ऐसे रसायन होते हैं जो रोगाणुओं को नष्ट कर देते हैं, रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं। मूल रूप से कहा जाए तो रोगाणु निष्क्रिय हो जाते हैं, यानी कि ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। 53, यह पढ़ाते समय कि खाद्य पदार्थों को किस तरह ताज़ा रखा जाता है। राधा अपनी कक्षा में निम्नलिखित अनेक तकनीकों की परिगणना करती है। उसे कटोरी में रखती है, अतः कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है जिसमें ठंडा पानी है। उसे गीले कपड़े में लपेट देती है, उसे धूप में फैला देती है, उसे छोटे छोटे टुकड़ों में काटती है और अंधेरे में रख देती है। खाद्य पदार्थ को किस तरह ताज़ा रखा जा सकता है?
इसके लिए कौन सा अच्छा तरीका है? उसे कटोरी में रखती है तथा कटोरी को एक खुले बर्तन में रख देती है। घर में आप लोग देखे होंगे कि अगर भोजन पदार्थ है तो उसको एक बर्तन में रख करके उसको दूसरों बर्तन में रख देते हैं और उसमें चारों ओर से पानी भर देते हैं, ठंडा पानी, जिससे वह काफ़ी समय तक बना रहता है। तो तिरपन का ये भी तरीका है। और दूसरा उससे भी बेटर तरीका है, भोजन खाद्य पदार्थ को गीले कपड़े में लपेट देते हैं तो वह उसको डायरेक्ट एकदम ठंडक रखता है। तो यानी कि ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा। एक मिनट आगे और देखते हैं। हाँ है, उपरोक्त तकनीक बी के लिए वह निम्नलिखित किस खाद्य पदार्थ की ओर संकेत कर रही है? अच्छा, ऑप्शन यहाँ है, पके हुए चावल, प्याज लहसुन, हरा धनिया, काजू बर्फी। पके हुए चावल, प्याज लहसुन, हरा धनिया, काजू बर्फी। प्याज लहसुन को वह गीले कपड़े में लपेट देती है। हाँ, प्याज लहसुन को गीले कपड़े में लपेट दिया जाता है। तो ऑप्शन नंबर 2 हो गया इसका आंसर 53 का। 54 नंबर की बात करते हैं। निम्नलिखित में से भोजन बनाने का कौन सा तरीका अच्छा है? सब्जियों को अच्छी तरह से धोना, फिर काटना, सब्जियों को काटना और तब उन्हें चलते पानी में धोना, सब्जियों को काटने और पकाने से पहले उन्हें कुछ समय के लिए धूप में रखना, बैक्टीरिया नष्ट करने के लिए सब्जियों को गहरे तलते हुए पकाना, अच्छी तरह से धोना फिर काटना। 54 का ऑप्शन नंबर 1 है। 55 में देखिएगा, अंजलि की सहेली दांतों में क्षय से बचने के लिए निम्नलिखित 4 तरीके बताती है। दिन में 2 बार ब्रश करें, इनेमिल कम न हो इसके लिए ब्रेसिज पहने, मिठाई चॉकलेट से कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पदार्थ न लें, हर खाने के बाद कुल्ला करें। उपरोक्त तरीकों में से किस का अनुपालन करना चाहिए? दिन में 2 बार ब्रश करें, यह भी सही तरीका है। मिठाई चॉकलेट और कार्बन डाइऑक्साइड युक्त पदार्थ न लें, खाने के बाद कुल्ला करें, यानी कि ए है, सी है, डी है, यानी कि 55 का ऑप्शन नंबर 2 हो जाता है, सी, डी और ए। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द समूह आपस में निकटीय रूप से संबंधित है? मच्छर, मलेरिया, एनीमिया, रक्त अल्पता और लोहा। लौह मलेरिया, एनीमिया रक्त, लौह हीमोग्लोबिन, एनीमिया आंवला, मच्छर डेंगू, लौह गुड़। देखिए, मैं आपके सामने जो ये प्रश्न पढ़ रहा हूँ ये परीक्षा में पूछे गए प्रश्न हैं। आप एक बार ज़रूर इन्हें बनाने का अभ्यास करें और यदि किसी क्वेश्चन में आपको डाउट लगता हो तो आप उसका आंसर कमेंट बॉक्स में ज़रूर भेजें। 56 का आंसर हम जब ध्यान से देखते हैं तो यहाँ ऑप्शन नंबर 2 आ जाता है, लौह, मलेरिया, एनीमिया और रक्त। ये सब खून से संबंधित है। निम्नलिखित में से रोगों का वह समूह चुनिए जो मच्छरों से फैलता है। डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया, तीनों के तीनों फैलते हैं, यानी कि 57 का ऑप्शन नंबर 1 हो गया। रजत ने अपने मित्र से कहा, मैं नहीं खेल सकता क्योंकि मुझे बुखार है, मैं कपकपी, बुखार, सिरदर्द और अंत में पसीने के चक्र से गुजरता हूँ। रक्त की जांच के बाद डॉक्टर ने मुझे एक कड़वी दवाई दी है। रजत किस रोग से पीड़ित है? रजत मलेरिया से पीड़ित है। निदान के पश्चात कोई डॉक्टर रोगी से कहता है कि उसके खून में हीमोग्लोबिन कमी है, तो उस रोग को आयरन की कमी को पूरा करने के लिए क्या खाना चाहिए? आंवला, हरी पत्तेदार सब्जियां और गुड़, यानी कि ऑप्शन नंबर 1 हो गया। 60 की बात करते हैं तो कक्षा 3 के विद्यार्थियों को भोजन का पाठ पढ़ाते समय अंजलि भोजन संबंधित आदतों में सांस्कृतिक क्षेत्रीय विविधता पर विशेष ध्यान देती है। नीचे दिए गए अधिगम अवसरों में किसके द्वारा विद्यार्थियों को वांछित अधिकारित जानकारी दी जा सकती है? विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के भोजन को दर्शाने वाले चार्ट का उपयोग करके विभिन्न क्षेत्रों संस्कृतियों के विद्यार्थियों से उनके घरों में खाए जाने वाले भोजन मंगाकर प्रदर्शित करना और सहपाठियों से सूचनाओं का आदान प्रदान करना, पाठ्यपुस्तक में विभिन्न प्रकार के भोजनों के विषय में दी गई जानकारी की विस्तृत व्याख्या करना, किसी बाहरी भोजन बनाने वाले व्यावसायिक एजेंसी की आग्रह। देखिए, ऐसे आंसर जो है ना कट जाएंगे, ऐसे आंसर कट जाएंगे
आपको ध्यान देना है कि विभिन्न क्षेत्रों के भोजनों को दर्शाने वाली चार्ट का प्रयोग कर लेंगे। ये सबसे सुलभ तरीका होगा। हर एक विद्यार्थी को हम कह नहीं सकते हैं कि भोजन घर से बना कर के लाओ, तो 2 नंबर कट गया। 3 नंबर में है केवल चित्र को दिखा कर के उसका व्याख्या कर देंगे, इसे नहीं। चित्र में बोला के बाद उसका चार्ट बना कर के सबको दिखाएँगे और लाने भी कहेंगे। 61 नंबर में निम्नलिखित समूहों में उस समूह को चुनिए जिसमें खाना पकाने के तरीके दिए गए हैं। उबालकर, गूँथकर, भूनकर, सेंक कर, उबालकर, बेलकर, तलकर, भिगोकर, सेंक कर, तलकर, भूनकर। अब आप सब यहाँ भोजन बनाने वाले हैं, भोजन बना भी चुके हैं, तो अब पकड़िए, पहचानिए कि किसमें आपको लग रहा है खाना पकाने के ढंग का वर्णन किया गया है। उबाल कर खाना बनाते हैं, गूँथ कर खाना बनाते हैं, भून कर खाना बनाते हैं। दरअसल ये क्वेश्चन ना थोड़ा डाउटफुल है, क्योंकि इसके हर ऑप्शन में ना सही लग रहा है, पर फिर भी यहाँ ऑप्शन नंबर 1 दिया जा रहा है आंसर में। देख लीजिए एक बार। 62 नंबर है, हमारे देश के नीचे दिए गए किस भाग में खाने की चीज़ें जैसे टैपियोका और नारियल को लोग अपने घर में आंगन में ही उगाते हैं और इनसे बनने वाले खाने का स्वाद बहुत अच्छा लगता है। केरल हो गया इसका आंसर 62 नंबर। कोई डॉक्टर एक मरीज को खाने के लिए कुछ दवाइयाँ लिखता है और साथ ही गुड़ और आंवला और हरी पत्तेदार सब्जियां जरूर खाने का सुझाव देता है। यह मरीज किस रोग से पीड़ित है? एनीमिया, खून की कमी। एक अध्यापक को कक्षा 4 के विद्यार्थियों को हमारे देश के भोजन की सांस्कृतिक विविधता पढ़ानी है। इस विषय को पढ़ाने के लिए सर्वोत्तम विधि निम्नलिखित में से क्या है? विभिन्न प्रकार की खाने की चीज़ों के चित्रों वाले फ्लैश कार्ड, अपने देश के विभिन्न राज्यों के विभिन्न लोगों द्वारा खाए जाने वाले विविध भोजन के विषय में विद्यार्थियों को एक प्रोजेक्ट दें। विद्यार्थियों से पूछें उन्होंने क्या खाया है, उसके बाद चर्चा करें। विद्यार्थियों से कहें कि वे अपने परिवार के भोजन के विषय में सूचना एकत्र करें। तो इसमें ध्यान से देखिए, तो यहाँ जो सबसे ईजी वे होगा, सबसे ईजी तरीका खोजिए। सबसे ईजी तरीका है कि हर विद्यार्थी को कहा जाए कि वे अपने घर में पूछ लें कि क्या-क्या भोजन बनाते हैं। तो उनका परिवार जिस इलाके में रहता है वहाँ क्या भोजन बनता है, इससे हम एक चार्ट का निर्माण स्वतः कर सकते हैं, क्योंकि हर एक बच्चे को, वो भी कक्षा 4 के बच्चे को प्रोजेक्ट बनाने देंगे तो उससे वो नहीं बना पाएगा। ठीक है? 65 नंबर, रीना आम खाना पसंद करती है, वह इन्हें जाड़े के लिए संरक्षित करना चाहती है। निम्नलिखित में से कौन सा तरीका उपयुक्त होता है? अचार और पापड़ बनाना, जूस तैयार करना और वायुरोधी डिब्बे में संचित करना, प्लास्टिक के थैले में रखना, रेफ्रिजरेटर में तैयार करना। आम को रखने का सबसे बढ़िया तरीका क्या है? अचार और पापड़ बना करके, वो भी कर सकते हैं, लेकिन हमको आम के तरीके में ही खाना है, तब कैसे रखेंगे? प्लास्टिक के थैले में नहीं, जूस तैयार करके और वायुरोधी डिब्बे में नहीं, इसमें भी आम हट जाएगा। रेफ्रिजरेटर में लंबे समय तक हम चीज़ों को संरक्षित रख सकते हैं, कोल्ड स्टोरेज एरिया। हम निम्नलिखित में से हमारे देश के किस राज्य के अधिकतर लोग नारियल के तेल में पकी हुई समुद्री मछली खाना पसंद करते हैं? तो मिजोरम, जम्मू कश्मीर, बिहार, तीनों हटा देते हैं, गोवा बचता है। 66 का ऑप्शन नंबर 2। इस पौधे में हरे पौधे पत्तियां हैं जिन्हें सब्जी की तरह प्रयोग में लाया जाता है। इनके बीजों से तेल का प्रयोग किया जाता है। यह पौधा कौन सा है? बीजों से तेल बनाया जाता है और पत्तियों से सब्जियां बनाई जाती हैं। सरसों, साग के रूप में। तो यानी कि 67 का ऑप्शन नंबर 4 हो गया। खाद्य संरक्षण के लिए निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? आलू का चिप्स बनाना, दूध का पनीर बनाना, सेब का जैम बनाना, कच्चा आम का अचार बनाना। कौन सा जोड़ा ठीक नहीं है? सेब का जैम, यह सही नहीं लग रहा है। आलू चिप्स तो आलूए के रूप में रहेगा, दूध पनीर में वही रहेगा, कच्चा आम का अचार बन जाएगा, पर सेब का जैम नहीं। 68 का 3 कट जाएगा। कांच के जार और बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है, ऐसा क्यों? उनके तापमान वृद्धि करने के लिए, उनमें से धूल को हटाने के लिए, नमी को पूर्णतः हटाने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। ऑप्शन नंबर 3 इसका आंसर हो जाएगा। मानवों के पेट में अमाशय रस की प्रकृति कैसी होती है तथा वह भोजन के पाचन में सहायता करती है? तो यह अम्लीय होती है। इस प्रकार हमने देख लिया 70 प्रश्नों को। हमारे इन प्रश्नों की श्रृंखला यहीं समाप्त होती है। कल हम अगले प्रश्नों की श्रृंखला के साथ उपस्थित होंगे। तब तक के लिए नमस्कार। आपका दिन शुभ हो।